गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। यह टॉपिक बीए पार्ट 1 के पेपर 1 की यूनिट 1 का 4th टॉपिक है। आपके इस टॉपिक में आपको 2 सिद्धांत पढ़ने हैं। पहला है वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत तथा दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आज हम वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। तो महाद्वीप व महासागर ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। उच्चावच अर्थात उच्च प्लस अवच अर्थात पृथ्वी की सतह पर स्थित ऊंचे तथा गहराई में अवस्थित स्थान। इन उच्चावचों को R.D. सैलिसबरी एक विद्वान थे, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था और उन्होंने 3 प्रकार के उच्चावच बताए थे। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है वो होते हैं महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं पर्वत, पठार, मैदान, झीलें इत्यादि तथा तृतीय श्रेणी के उच्चावच में विभिन्न प्रकार की घाटियाँ तथा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो कि बहते हुए जल, हिमानी, पवन, भूमिगत जल, सागरीय तरंगों इत्यादि के द्वारा निर्मित होती है, उनको सम्मिलित किया जाता है। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, विकास, उनके विस्तार इत्यादि के विषय में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए और उनको प्रमाणित करने के लिए समुचित साक्ष्य भी उपस्थित करने का प्रयास किया। इन विद्वानों में लॉर्ड केल्विन, लेपवर्थ एवं लव इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ सिद्धांतों की बात करें तो लॉर्ड केल्विन, इन्होंने वायवीय कुंडलाकार निहारिका सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार पृथ्वी अपनी जब प्रारंभिक अवस्था में थी तब वह वायवीय रूप में थी। धीरे धीरे वो शीतल होती गई और उसके बाहरी भाग में चट्टानी धरातल का निर्माण हुआ। फिर जैसे जैसे ये शीतल होती गई तो उसका संकुचन हुआ और इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचा रह गया। तो जो भाग थोड़ा ऊपर स्थित था वह स्थलीय भाग महाद्वीप बन गया और निचले भाग ने सागर तली को जन्म दे दिया था। और बाद में वायुमंडलीय जल वाष्प से ये निचले भाग है, इनमें जल इकट्ठा हो गया और वर्तमान में महासागरों का निर्माण हो गया। दूसरे सिद्धांत की बात करें, लेपवर्थ व लव की परिकल्पना थी। तीसरा चतुष्फलक परिकल्पना लोथियन ग्रीन ने दी थी। जो चौथी परिकल्पना है वो है महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो कोर्स में है वो है महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जबकि ये क्या है परिकल्पना। परिकल्पना टेलर ने दी थी जबकि सिद्धांत वैगनर ने प्रतिपादित किया था। हमारे कोर्स में है वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं वैगनर के सिद्धांत का उद्देश्य। प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर ये जर्मनी के एक बहुत ही प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता और भूशास्त्रवेत्ता थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1912 में दिया था, लेकिन इसका विवेचन 1915 और 20 में हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो इस विश्व युद्ध के कारण से इस सिद्धांत की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया था। और महासागरों की तली और महाद्वीपों की जो स्थिरता है, इसकी जो संकल्पना जो टेलर ने दी थी, इसको गलत प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। वैगनर के सामने मुख्य समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए और इन समस्त परिवर्तनों को हम 2 रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला रूप कहता है कि यदि
स्थलीय भाग एक जगह पर स्थिर रहे तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण से कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क, कभी उष्ण आर्द्र जलवायु का आगमन हुआ होगा। लेकिन ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जिससे पता चलता हो कि हमारे जो स्थलीय भाग है वो तो स्थिर थे, जबकि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ। इसकी जो दूसरी जो रूप है वो ये कहता है कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो स्थलीय भागों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और वैगनर इसी को मानते हैं। वैगनर कहते हैं कि स्थलीय भाग गतिशील था और जलवायु कटिबंध स्थिर रहे थे। अब हम वैगनर के प्रवाह सिद्धांत की रूपरेखा देखते हैं। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग के अंदर पूरा जो स्थलीय भाग था वो एक साथ था और इस स्थलीय भाग को वैगनर ने पैंजिया कहा था। और वैगनर के अनुसार इस स्थलीय भाग के चारों तरफ जलीय भाग उपस्थित था, जिसको उन्होंने पैंथालासा कहा। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये पैंजिया था और इसके चारों तरफ पैंथालासा था। उसके बाद में वैगनर कहते हैं कि ये पैंजिया में विभाजन हो गया और विभाजन से पैंजिया का ऊपरी भाग लोरेशिया तथा निचला भाग गोंडवाना लैंड बन गया और लोरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर अवस्थित था। इसके बीच में टेथिस सागर अवस्थित था। वैगनर कहते हैं कि इस लोरेशिया भूखंड का आगे और विभजन हुआ तथा इससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया का निर्माण हुआ। वहीं दक्षिण के गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। अब प्रश्न उठता है कि यह पैंजिया का प्रवाह किस दिशा में हुआ? तो यह पैंजिया का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ। पहला प्रवाह हुआ था भूमध्य रेखीय दिशा में प्रवाह या विषुवत रेखीय प्रवाह तथा दूसरा जो प्रवाह था वो था पश्चिमी दिशा में प्रवाह। वैगनर ने इन दोनों प्रवाहों के लिए उत्तरदायी बलों के बारे में भी जानकारी दी। वैगनर के अनुसार जो भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाह हुआ है उसका कारण गुरुत्वीय बल और दूसरा उत्प्लावन बल या उसे हम प्लवनशीलता का बल भी कह सकते हैं, उसके कारण हुआ। महाद्वीप जो भाग है वो सियाल का बना है और सीमा से कम घनत्व वाला है, इसलिए वैगनर कहते हैं कि सियाल है वो सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। दूसरा जो प्रवाह था पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह, वैगनर के अनुसार महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ था। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर रोक लगा देता है, एक ब्रेक का काम करता है। इसी कारण से महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं और स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैगनर के अनुसार जो पैंजिया भाग था, स्थलीय भाग था, उसका दो दिशा में प्रवाह हुआ, भूमध्य रेखीय प्रवाह तथा पश्चिमी प्रवाह, तथा इसके लिए उसने दो बलों को उत्तरदायी माना। भूमध्य रेखीय प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता बल को तथा पश्चिमी प्रवाह के लिए उसने ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना। अब वैगनर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ प्रमाण दिए। पहला प्रमाण है भौगोलिक प्रमाण। वैगनर के अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तट है वहाँ पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। यदि दोनों तटों को आपस में एक दूसरे से मिला दें तो वो एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जैसे किसी वस्तु के दो टुकड़े करके उन्हें हम वापस मिला सकते हैं,
इस बात को हम क्या कहते हैं? जिगसा फिट। जिगसा फिट। जिगसा फिट की तरह ही अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर ऐसी स्थिति पाई जाती है। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से मिला सकते हैं तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। दूसरा प्रमाण वैगनर ने दिया भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण। इस आधार पर वैगनर ने बताया कि विभिन्न खनिजों में समानता पाई जाती है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले प्राचीन पर्वतों में समानता पाई जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि ब्राज़ील और नाइजीरिया के खनिजों में विशेषतः हीरा में समानता पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के कैप प्रांत के वलित पर्वतों तथा अर्जेंटीना के सियार डी टंडिल के पर्वत में पूरी तरीके से समानता पाई जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हर्सिनियन व कैलिडोनियन पर्वत क्रम में भी समानता पाई जाती है। तीसरा प्रमाण है भूभौतिक प्रमाण। आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना पर यदि विचार किया जाए तो उनमें साम्यता देखने को मिलती है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी चट्टानें हैं उनकी संरचना काफ़ी एक जैसी है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिग्सा फिट के बारे में बताया था, तो इस चित्र में आप जिग्सा फिट की स्थिति देख सकते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट है और ये अफ्रीका का पश्चिमी तट है। ये देखिए, ये आपस में मिलाए जा सकते हैं। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर बताया गया कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। प्राचीन जलवायु संबंधी प्रमाणों की बात की जाए तो कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव के कारण ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन सब में कोयला उपस्थित होता है। इसके अलावा जो भी शीत कटिबंध है जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप वगैरह, उनमें भी कोयले की परतें पाई जाती है। साथ ही विभिन्न मरुस्थलों में भी हिमावरण के चिन्ह देखने को मिलते हैं। वैगनर ने पूरा जीवावशेष पर आधारित प्रमाण भी दिए थे। उनके अनुसार स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लैमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक दूसरे से मिले हुए थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। इसके अलावा वैगनर ने ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाया जाना ये प्रमाणित करता है कि कभी ये सभी स्थलीय भाग आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। अब आते हैं वैगनर के सिद्धांत के मूल्यांकन पर। वैगनर का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो अतीत काल में हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं आगे आती गई ये सिद्धांत भी बढ़ता गया और फल ये हुआ कि वैगनर अधिक लोभ में पड़ गए और बीच बीच में कई गलतियां कर बैठे और साथ में वो कई परस्पर विरोधी बातें भी कह गए। यदि हम वैगनर के सिद्धांत की कुछ बिंदुओं पर आलोचना करें तो कुछ उनके सिद्धांत में दोष दिखाई देते हैं। जैसे वैगनर ने अपने सिद्धांत में महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिन बलों को उत्तरदायी बताया था वो सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाह केवल तभी संभव हो सकता है जब यह बल वर्तमान ज्वारीय बल से कई हजारों गुना अधिक हो। इतना बल ज़्यादा होगा तो महाद्वीपों के प्रवाह के समय पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष के अंदर बंद हो गया होता। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा उस समय ज्वारीय बल नहीं था।
इसी तरीके से यदि गुरुत्वीय बल के कारण से भी महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से तो स्थलीय भाग आपस में मिल गए होते। इस कारण से उसने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जो ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बलों को उत्तरदायी माना था वो बिल्कुल गलत है। साथ ही वैगनर ने कई परस्पर विरोधी बातें भी बताई थी। जैसे उसने प्रारंभ में बताया कि सियाल सीमा के ऊपर बिना रुकावट के तैर रहा था, और बाद में बताया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आ गई थी, इसी कारण से पर्वतों का निर्माण हुआ था, है ना। तो इस आधार पर यदि हम ये बातें मान लें तो सियाल से सीमा कठोर है, तो सियाल उस पर तैर कैसे सकती है। वैगनर ने एक अपना प्रमाण दिया था कि आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट है उनको मिलाया जा सकता है, जबकि वास्तव में उनको पूर्णतया नहीं मिलाया जा सकता। साथ ही दोनों तटों की भूगर्भिक जो बनावट है वो भी बिल्कुल मेल नहीं खाती है, सभी जगह मेल नहीं खाती है। इसकी चौथी आलोचना यह भी की जा सकती है कि वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा और तिथि पर अच्छी तरीके से प्रकाश नहीं डाला। साथ ही उसने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का विखंडन हो जाता है, तो कार्बोनिफेरस युग से पहले पैंजिया किस बल के द्वारा स्थिर रहा, इसके बारे में वैगनर ने कोई प्रकाश नहीं डाला। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि वैगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से रिलेटेड काफ़ी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन कहीं कहीं पर उसको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। धन्यवाद।